अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे ये बताएं, लास्ट क्लास हम लाइव नहीं थे ले सके, आप लोगों को कुछ मैंने लिंक शेयर किए थे। दो लिंक थे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के नए बेस के। आप लोगों ने आई होप के गो थ्रू कर लिए होंगे, अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अगर उनमें कोई इशू है तो बता दें मुझे, उसको डिस्कस कर ले। उसके बाद हम आज का अपना जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है उसको स्टार्ट करते हैं। जी, एनीवन? क्लियर है मैम? वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताएं, कोई आप लोगों ने टेक्स्ट क्लासिफिकेशन नए बेस के साथ देख ली थी? ये थे मैम। यस मैम, देखे थे। क्लियरली लाउड एंड क्लियर बताएं मुझे, देख ली थी, अंडरस्टैंड कर ली थी या नहीं? मैम नहीं, अभी नहीं की, हाँ जी, तो आज करेंगे। किस दिन करेंगे आप फिर? जी सपोज ये किया गया था कि ये ट्यूसडे की क्लास में आप इसको कवर कर लेंगे, ठीक है? तो वो ट्यूसडे का फिर क्या किया आपने? मैम वो एक रिक्वेस्ट करनी थी वाइवा की। जी, वाइवा की रिक्वेस्ट हो जाएगी आपकी अप्रूव, लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि आज के लेक्चर का मैं क्या करूं? मैं पिछला लेक्चर रिवाइज करूं या आज का जो लेक्चर था उसको मैं डिलीवर करूं, आपके साथ डिस्कस करूं? जी मुझे ये बताएं, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? मैम, बहुत स्लो आ रही है। जी मैम, आ रही। अच्छा, कोर्स आउटलाइन आपकी शेयर कर रही हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू कोर्स आउटलाइन, लास्ट टाइम भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि हम बहुत पीछे हैं, हमारे दो टॉपिक्स जो है वो अभी रहते हैं बिफोर मिड के। केएनएन का एल्गोरिदम और नायर बेस क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, ये दोनों एल्गोरिदम हमारे बिफोर मिड के रहते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि नायर बेस का लिंक मैंने शेयर किया था, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल थी और एक स्लाइड्स के साथ था, कि आप वो कर चुके होते ताकि आज की क्लास में हम केएनएन कंप्लीट करते हैं। आगे आपको पता है नेक्स्ट वीक वैसे ही वेकेशन आ रही है, नेक्स्ट वीक कोई क्लास नहीं होगी हमारी। तो मई तो गया और जून का एक महीना है, जून के एंड पे लास्ट वीक में आपकी एग्जाम है, फाइनल एग्जाम। अब मुझे बताएं कि पोस्ट मिड का जो डेरो डेयर सिलेबस है ये मैंने कैसे कवर करवाना है आपकी इस स्पीड के साथ, जिसमें आप कह रहे हैं कि अभी देखेंगे, आज करेंगे। तो मेरा ख्याल था आप लोगों ने कर लिया होगा। इशू आता है कोई तो मैं डिस्कस आज की क्लास में कर लेती हूँ, लेकिन आप अभी देखेंगे के चक्कर में पड़े हुए हैं। मुझे हैंड रेस करके बताएं कि कितने लोगों ने ये ऑलरेडी ये नाइबेस का एल्गोरिथम कवर कर चुके हैं, वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, दोनों लेक्चर्स। ये तो हमने डेटा माइनिंग में भी पढ़ा था ना ये वाला हाँ जी लेक्चर। बिल्कुल पढ़ा था, तो दैट्स गुड। पॉइंट अगर क्लियर है तो फिर तो जरूरत नहीं है। क्लियर मैम नहीं ये है, डाटा माइनिंग में भी पढ़ा था। हैंड रेस कर दे जिसने पढ़ा था, जिसको आइडिया है ऑलरेडी। तो बाकी लोगों को ना आइडिया है, ना उन्होंने पढ़ा है और ना उन्होंने कोशिश की है कि जो हम वीडियो लिंक ही देख ले। देखना ही था आप लोगों ने, कौन सा वहां पे बड़ी एफर्ट पुट करनी थी अपनी। ठीक है जी, ये छोड़ रही हूँ मैं आप पे, बड़ी अच्छी वीडियोस है दोनों दोनों इसी जो दो एग्जांपल है, दो वीडियोस है। एक दफा देख लीजिएगा जब आपका मूड बने, कमिंग वीक में या इस वीक में, क्योंकि आफ्टर ये जो ईद वेकेशन के बाद का वीक है उसमें हम क्विज करेंगे नाइबेस के टॉपिक के ऊपर, और आज का जो टॉपिक है के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, इन दोनों के ऊपर बेस करके। तो फिर जब आपका मूड बने तो आप देख लीजिएगा उसको। आज हम कंटिन्यू करते हैं, और जो भी इश्यूज आए खुद ही अब सॉर्ट आउट उसको कर लीजिएगा क्योंकि स्पीड मैंने अब अपनी तेज रखनी है, मैंने अपना कोर्स भी कवर करवाना है और साथ में इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी पाइथन में करवानी है। मैम, तो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बाकी सबको भी कम आ रही है, ये बस एक ही स्टूडेंट को कम आ रही है। स्लो है मैम काफी। सही है मैम। सही है, ठीक आ रही है। इंटरनेट कनेक्शन स्लो है।
तो वो रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा अगर कोई चीज़ मिस हो गई है यहाँ पे तो। ठीक है जी, नाइबेस को मैं चेक कर रही हूँ। आज का जो लेक्चर है हमारा के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, उसके ऊपर हम वापस आते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसको देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हमने कवर करनी है। अच्छा, क्लासिफिकेशन बेसिकली ये होती है कि आप किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डेटा ट्रेनिंग सेट के ऊपर मॉडल करो, मॉडल को ट्रेन करो और उसके बाद उसको क्लासीफाई करो जितनी भी क्लासेस वहाँ पे मौजूद हैं। एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, दोबारा हम वापस आ जाते हैं नाइबेस क्लासिफिकेशन के ऊपर। नाइबेस में जिस तरह से होता था, जैसे आपको एग्जांपल दी थी कि स्पैम ईमेल्स की, कि ऑटोमेटिकली वो स्पैम फोल्डर में जाती है, आपके इनबॉक्स में नहीं आती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, जैसे अगर हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें, ईमेल की बात करें, तो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जस्ट लाइक इम्पोर्टेंट नोटिस, इसमें यानी कि आपके सब्जेक्ट में ही एक्सक्लेमेशन मार्क, पिक्टोरियल वाला मार्क का आ जाए, कुछ ऐसा अजीब किस्म का ईमेल एड्रेस हो जो कि रियल टाइम एग्जिस्ट ना करता हो, डिफरेंट किस्म का, नॉर्मल रूटीन से हट के हो, अनडिस्क्लोज रेसिपिएंट्स हो जाते हैं, कुछ होते हैं जिनको सीसी किया जाता है और कुछ होते हैं बीसीसी किया जाता है। तो वो ऐसे रेसिपिएंट्स जिनको बीसीसी किया गया हो, जो आपके लिए विजिबल ना हो, लेकिन आपको फील हो रहा हो कि यहाँ पे थ्रेड में कोई और भी चीज़ें मौजूद हैं, और भी एड्रेसेस मौजूद हैं। अब देखिए स्टार्टिंग जो है वो ग्रेट न्यूज़ वाले चक्कर है, या किसी किस्म का कोई लिंक हो जिसमें आपको इस चीज़ को फोर्स किया गया हो कि आप फॉलोइंग लिंक को क्लिक करें, यूज़ करें और उसके बाद फर्दर कंप्लीट करें, एक्साइटिंग किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद हो। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि वेदर ये एक नॉर्मल ईमेल है जो इनबॉक्स में जानी चाहिए, या फिर ये स्पैम की ईमेल है। सिंपल एग्जांपल इसकी देखूंगी, आप लोगों के मोबाइल पे जीतो पाकिस्तान के या इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मैसेजेस आते होंगे, तो उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं कि वो देख के ही आपको पता चल जाता है कि ये एक स्पैम है, ये एक फ्रॉड है, कोई भी आपका तो 25-30 हज़ार का इनाम नहीं निकला। तो इन फीचर्स की बेसिस के ऊपर जो है नॉर्मल भी आप भी क्लासिफाई करते हैं कि ये नॉर्मल मैसेज है या कोई स्पैम है, और इन्हीं फीचर्स को हम मशीन को देते हैं ट्रेन करवाने के लिए, ताकि वो इस चीज़ को जस्टिफाई करवाए कि ये नॉर्मल इनबॉक्स की ईमेल है या स्पैम की ईमेल है। इसके अलावा अगर क्लासिफिकेशन की मैं एग्जांपल दूं, तो एक फेमस एग्जांपल है एडिशनल जिसको बोला जाता है ऑथरशिप एट्रीब्यूशन का। कुछ 1987-88 में कुछ लेटर्स लिखे गए थे जो कि पार्ट हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उसके ऊपर कंफ्लिक्ट था कि ये किसने लिखा है, क्योंकि उसमें ऑफिशियली नेम किसी भी राइटर का नहीं था और अनोनिमसली जो है वो आते थे गवर्नमेंट को। उसके बाद नाइबेस एल्गोरिथम अप्लाई करके मॉस्टरर एंड वेलेस ने जो है वो 1963 में इस इशू को रिजॉल्व किया था और बताया था कि जी कौन सा ऑथर है जिसने ये राइट किए थे सारे के सारे लेटर्स। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन है उसमें कुछ फीचर्स की बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये फीमेल राइटर ने लिखा है जो कंटेंट है, ये जो टेक्स्ट है, या एक मेल राइटर ने लिखा है। और वो फीचर्स जो है वो हम आइडेंटिफाई करके पहले ही अपने एल्गोरिथम को बता देते हैं कि जैसे लाइक अगर मेल है, तो मेल जो है वो फैक्ट्स को और डिटर्मिनेंट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि मेल डायरेक्ट बात शॉर्ट फॉर्म में लिखती है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस हो, यानी कि बात को लंबा खींचा गया हो, हर को, हर सेल्फ को बार बार यानी कि डिटेल में लिखा गया हो, तो इट मीन्स कि वो एक फीमेल राइटर ने वो एक टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट जो है वो लिखा है। तो इन फीचर्स की बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन मेल राइटर है ये जो टेक्स्ट आपके सामने है, या एक फीमेल राइटर है जिसने ये टेक्स्ट लिखी है। तो मतलब आपको बताने का एग्जांपल ये है कि क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स किस तरह की हो सकती है। क्लासिफिकेशन सिर्फ फेस रिकग्निशन नहीं होती, क्लासिफिकेशन सिर्फ आपका थंब इम्प्रेशन रिकग्निशन नहीं है या वॉइस रिकग्निशन नहीं है। क्लासिफिकेशन का और भी यूज़ हो सकता है, जिसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी हैं स्पैम और नॉर्मल ईमेल की। या फिर ये है कि आप किसी भी पर्सन का राइटिंग स्टाइल जो है वो उसको मैच कर सकते हैं किसी और अनडिफाइंड टेक्स्ट के साथ, और बता सकते हैं कि ये इस बंदे ने ये लिखा है या किसी और की ये राइटिंग है, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है जो एक स्पेसिफिक पर्सन अपने टेक्स्ट में अपने इन राइटिंग में लिखता है। इसी तरह से क्लासिफिकेशन जो है वो मेल और फीमेल राइटर की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो नॉर्मली अब आपको आइडिया होगा रोटेन टोमेटोज का, या कुछ और ऐसे फोरम्स है जो कि किसी भी न्यू मूवी की रेटिंग करते हैं, या किसी सीरियल की रेटिंग करते हैं कि वो कितने परसेंट जो है वो उसको लाइक कर रहे हैं, कितने परसेंट जो है वो पॉपुलर हुई है मूवी। गूगल पे अगर आप लिखते हैं तो IMDb का है एक फोरम है, या रोटेन टोमेटोज का है, या इसके अलावा कुछ और भी जो है वो रेटिंग
चैनल करते हैं। तो वो रेटिंग किस बेसिस के ऊपर, सेंटिमेंट किस बेसिस के ऊपर अप्लाई किया जाता है, वो भी एक क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। जस्ट लाइक अगर आप सामने देखें तो ये कुछ लोगों के कमेंट्स है किसी स्पेसिफिक मूवी के ऊपर। तो इन कमेंट्स के ऊपर, इन कमेंट्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसको यूज करके उन फीचर्स को, फीचर जब याद की जाती है तो फीचर का मतलब होता है उस डॉक्यूमेंट जो होता है उसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसी हो जिनकी बेसिस के ऊपर ये डिसाइड किया जा सके कि वेदर ये एक पॉजिटिव रेटिंग इसकी करनी चाहिए या नेगेटिव रेटिंग करनी चाहिए। तो सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए क्लासिफिकेशन को यूज किया जा सकता है। अनबिलीवेबल का वर्ड है तो इट मीन्स कि नेगेटिव रेटिंग में आ रहा है। रिचली का है, ग्रेट प्लॉट है, तो इस किस्म के वर्ड्स की बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया जा सकता है कि ये एक पॉजिटिव कमेंट है, रेटिंग अप की जानी चाहिए किसी स्पेसिफिक मूवी की। उसके बाद अगर नेक्स्ट कमेंट देखा जाए यूजर का, यूजर या कस्टमर या जो आप जैसे लोग कमेंट्स करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो उन उस टेक्स्ट की एनालिसिस करके, या ट्विटर के ऊपर एनालिसिस काफ़ी किया जाता है, ट्वीट्स के ऊपर काफ़ी फेमस भी शेयर किया जाता है जो कि ट्वीट्स के ऊपर या उसके जो टॉप ट्रेंड्स होते हैं, तो वो इसी बेसिस के ऊपर इस चीज़ को क्लासीफाई किया जाता है। तो नेक्स्ट इज लाइक, नेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर जो ग्रेटेस्ट का वर्ड यूज़ किया गया है, इट मीन्स कि इस फीचर की बेसिस के ऊपर ये डिसाइड किया जा सकता है कि इस कमेंट का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव होगा। पैथेटिक का वर्ड है, वर्स्ट का वर्ड है, इट मीन्स कि सेंटिमेंट नेगेटिव होगा। तो जो भी रेटिंग चीज़ों की हो जो आप परचेज करते हैं ऑनलाइन, दराज के ऊपर भी रेटिंग इसकी मौजूद होती है, या नॉर्मली अगर कोई लैपटॉप या कोई मोबाइल या कोई भी और चीज़ आपने परचेज करनी हो तो आप डायरेक्टली गूगल करते हो उसको, तो उसके ऊपर कुछ रेटिंग्स मौजूद होती हैं। या कोई नई मूवी देखने के लिए या कोई ड्रामा सीरियल देखने के लिए आप रेटिंग पहले चेक करते हो कि मुझे नेक्स्ट 2-3 आवर्स स्पेंड करूँ इस पर या ना करूँ। तो वो सारी की सारी रेटिंग जो है वो आप लोगों की तरह के जो दूसरे व्यूवर्स हैं उनके इस तरह के कमेंट्स के ऊपर एल्गोरिथम्स अप्लाई किए जाते हैं क्लासिफिकेशन के, और वो रेटिंग करते हैं इसकी कि ये पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए, या इसको 10 में से या 5 में से कितने स्टार्स देने चाहिए। क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता कि 100,000 या मिलियंस के हिसाब से जो कमेंट्स जो नॉर्मली लोग अपडेट करते हैं, स्टेटसेस अपडेट करते हैं या ट्वीट्स करते हैं, उसको प्रोसेस करके बताया जा सके कि ये क्या किसी बुक के बारे में पॉजिटिव कमेंट्स है या नेगेटिव है इसका रिव्यू। तो वो फिर ऑटोमेट किया जाता है ऐसे सिस्टम्स को। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम वो नाइबिस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज किया जा सकता है, या इसके अलावा कुछ और क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम जैसे लाइक डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, के नेबर है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है। तो इस तरह के बेस्ट सूटेबल क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम चूज किए जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट को क्लासीफाई कर देते हैं या रेटिंग उसकी सेट कर देते हैं। तो कुछ एग्जांपल थी कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स कहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी किया जा सकता है कि किस कैटेगरी या किस जनरी के अंदर अंडर वो आएंगे। वो मेडिकल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, या वो बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। और अगर वो कंप्यूटर साइंस का डॉक्यूमेंट है तो वो किस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जा रहा है, या वो मशीन लर्निंग का डॉक्यूमेंट है। तो इस किस्म की रेटिंग भी सारी की सारी जो डिसीजन मेकिंग है इसको ऑटोमेट किया जा सकता है बाय यूजिंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स। ठीक है जी। तो बेसिकली टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में होता है कि टेक्स्ट की बेसिस के ऊपर जो रिटन डॉक्यूमेंट हैं, जो जैसे लाइक गूगल के ऊपर आप डॉक्यूमेंट सर्च करते हो, बुक्स आ जाती हैं, बुक्स के कंटेंट आ जाता है। ये इसके अलावा रिटन फॉर्म के अंदर जो हमारे पास कंटेंट आता है उसके ऊपर जब क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम अप्लाई किए जाते हैं तो वो स्पेसिफिक फॉर्म आ जाती है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। उसमें जो हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं कि एक्चुअली कौन कौन से टास्क हो सकते हैं, असाइनिंग सब्जेक्ट कैटेगरीज, टॉपिक्स और जनरल, जिस तरह से हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा लास्ट में कि एक डॉक्यूमेंट को देख के डिसाइड किया जा सकता है कि ये किस जनरी से या किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये मेडिकल का डॉक्यूमेंट है, या कंप्यूटर साइंस का है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, या मैथ से रिलेटेड है। तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में टेक्स्ट के ऊपर नाइव बेस क्लासिफिकेशन को अप्लाई करके हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस जनरी से, किस कैटेगरी से ये डॉक्यूमेंट बिलोंग करता है। इसके अलावा स्पैम की एग्जांपल हमने देखी कि ईमेल का जो कंटेंट है, जो ईमेल की इंफॉर्मेशन लिखी होती है, उसके ऊपर नाइव बेस एल्गोरिथम अप्लाई करके चेक किया जा सकता है कि ये नॉर्मल एक ईमेल है या एक स्पैम ईमेल है। ऑथरशिप आइडेंटिफिकेशन के लिए जैसे हमने एग्जांपल देखा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर्स का,
तो ये नॉर्मल भी आप कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर एग्जाम्पल अप्लाई कर सकते हैं कि उनके राइटिंग स्टाइल को एज अ एग्जाम्पल ट्रेनिंग सैंपल के तौर पर लें, और उसके बाद उनका एक नया अनसीन किस्म का एक न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने आता है, तो आप मैप कर सकते हैं कि ये किस ट्रेंड का हो सकता है, क्योंकि हर बंदे की वोकैबुलरी डिफरेंट होती है और उसका यूजेज डिफरेंट होता है। इसके अलावा एज या जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो सकता है कि अगर रिटन फॉर्म में कोई टेक्स्ट आपके सामने मौजूद है तो उसका वो मेल राइटर ने लिखा है या फीमेल राइटर ने लिखा है, या किस एज ग्रुप के पर्सन ने लिखा है। वो टीन एज जो है वो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ लिखते हैं, मेच्योर पर्सन जो है वो डिफरेंट माइंडसेट के साथ लिखता है। तो सैंपल की बेसिस पे हम पहले मॉडल को अपने नाइबेस को ट्रेन करते हैं और उसके बाद एक टेस्ट सेट देते हैं अननोन किस्म का डॉक्यूमेंट, और वो हमें आइडेंटिफाई करके बताता है कि ये प्रीवियस एग्जांपल्स की बेसिस के ऊपर जो उसकी लर्निंग थी ये किस क्लास में जाएगा। लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो सकता है कि जैसे रोमन में उर्दू के वर्ड को रोमन में लिखा जाता है, तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि ये इंग्लिश का वर्ड है या ये उर्दू का वर्ड है या किसी और लैंग्वेज को उस फॉर्म में लिखा गया है, उस चीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए नाइबेस क्लासिफिकेशन को यूज़ किया जा सकता है। सेंटिमेंट एनालिसिस की हमने बड़ी पावरफुल एग्जांपल देखी, तो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी न्यू रिलीज मूवी के ऊपर, किसी बुक के ऊपर, या कोई भी और चीज़ जो आप ऑनलाइन परचेज करते हो उसके ऊपर किसी कुछ सेंटिमेंट्स, कुछ रेटिंग्स उसकी मौजूद होती है। तो वो रेटिंग उस सेंटिमेंट अगर कमेंट की फॉर्म में है तो उस कमेंट में से वो सेंटिमेंट निकालना पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल या एंग्री या डिफरेंट जो उसमें इमोशंस निकालना, डिटेक्ट करना, ये भी टास्क है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे जो कि हम कर सकते हैं बाय यूजिंग नाइव बेस्ड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के। अब ये वर्क किस तरह से करता है, इसमें होता ये है कि पहले हम ट्रेनिंग करवाते हैं उसकी, लेकिन ये डायरेक्ट टेस्ट के लिए दिया गया है कि आप एक इनपुट डॉक्यूमेंट डी देते हो और फिक्स सेट ऑफ क्लासेस देते हो। जस्ट लाइक मेल और फीमेल दो क्लासेस थी, अगर उससे ज़्यादा आपने करनी चाह रहे हो किसी और डॉक्यूमेंट के लिए, सेंटीमेंट के लिए या इमोशन डिटेक्शन के लिए, तो उसमें आप इमोशन दे सकते हो हैप्पी का, सैड का, एंग्री का, अनॉयड का, ये जितने मर्जी वो सेट ऑफ क्लासेस होता है कि कितनी क्लासेस आप दे रहे हो जिसमें आप चाह रहे हो कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो क्लासीफाई हो, 2, 4, 8, 10, 100 तक जो है वो 500 तक, 1000 तक कुछ क्लासेस आपकी जा सकती हैं। और अगर वो इनपुट क्लासेस सिर्फ दो हैं तो फिर वो बाइनरी क्लासिफिकेशन होगी, और अगर दो से ज्यादा है तो वो मल्टी क्लासिफिकेशन होगी। फर्दर इसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे डिटेल में। तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन वर्क कैसे करता है नाइबेस के साथ कि इनपुट एक डॉक्यूमेंट देते हैं और सेट ऑफ क्लासेस देते हैं, और आउटपुट आपको प्रेडिक्ट करके बता देता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन मेथड आ जाते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं कि या तो पहले आप क्लासिफिकेशन के लिए जो है कि हैंड रिटन फीचर्स डिफाइन कर दें कि अगर ये फीचर्स आएंगे तो इट मींस कि दिस डॉक्यूमेंट बिलोंग्स टू दिस स्पेसिफिक क्लास। जस्ट लाइक स्पैम के लिए देखा था कि ब्लैक लिस्ट एड्रेसेस इसमें आ जाए, या डॉलर का वर्ड पैसों का लग आ जाए, या आपको खुशखबरी सुनाई गई हो कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस काइंड ऑफ स्कीम, फॉर, या उसमें कोई लिंक हो जिसमें कहा गया हो कि इस लिंक पे क्लिक करें और अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करें ताकि आपका इनाम आप तक पहुंचाया जा सके। तो ये फीचर्स या तो हैंड रिकॉर्डेड हो सकते हैं कि आप खुद से अपने पाइथन में राइट कर दें कि ये अगर फीचर्स करते हैं, लिंक करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट से, तो उसको डायरेक्टली स्पैम में डाल दिया जाए। या फिर कुछ हो सकता है कि आप ऑटोमेटिकली वो क्लासीफायर खुद से रैंडम फीचर सिलेक्ट कर लें। ठीक है, हैंड कोडेड रूल्स को जो है मेंटेन एंड बिल्ड करना एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इतना मैन पावर बहुत ज़्यादा उससे यूज़ होती है। अगर ट्वीट्स की बात करें कि ट्विटर के ऊपर जो है वो किस किस्म के लोग सेंटिमेंट दे रहे हैं किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में, तो ये था कि क्लासीफायर खुद से रैंडमली उसमें से फीचर्स, रैंडम वर्ड चूज कर ले और उसके ऊपर अप्लाई कर ले। क्योंकि अगर ह्यूमनली उसको एक एक ट्वीट को जज करना हो, उसको सेंटिमेंट निकालना हो, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। इतने लोग आपको वहाँ पे लगाने पड़ेंगे जो कि इस चीज़ को सेस करके सेंटिमेंट उसके, लेकिन वो फिर भी एट द एंड ऑफ डे बहुत ज़्यादा ट्वीट्स को जो है वो असेस नहीं कर सकेंगे। तो दूसरा तरीका ये होता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, कि आप सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का कोई एल्गोरिथम उसको दे दें, इनपुट डॉक्यूमेंट दें, फिक्स सेट ऑफ क्लासेस दें, और ट्रेनिंग सेट ऑफ एम हैंड लेबल्ड डॉक्यूमेंट्स का दे दें। अब क्या होता है कि नॉर्मली वर्क कैसे करता है कोई भी एल्गोरिथम, कि आपके पास एक ट्रेनिंग सेट होता है। ट्रेनिंग सेट मतलब कि कुछ 8, 10, 15, 20 सैंपल्स होते हैं, और उसमें देखते हैं कि उसके आगे लेबल लिखा होता है कि ये इस तरह का डॉक्यूमेंट होगा, ये वर्ड उसमें होंगे, तो ये फीचर्स हम कहते हैं, हम वर्ड नहीं कहते, हम क्लासिफिकेशन की लैंग्वेज में उसको फीचर बोलते हैं।
ये फीचर्स होंगे तो ये मेल क्लास से बिलोंग करेगा, और अगर इस तरह के फीचर्स होंगे तो ये फीमेल क्लास से बिलोंग करेगा। यानी कि एक ट्रेनिंग सैंपल देते हैं 8 10 12 14 20 25 डॉक्यूमेंट्स का, फिक्स सेट ऑफ क्लासेस देते हैं, मेल और फीमेल 2 क्लास दे दी, या पॉजिटिव नेगेटिव 2 क्लासेस दे ली, या हैप्पी सैड एंग्री एंड 4 क्लासेस दे ली। ठीक है, और उसके बाद फिर आप क्या करते हो, क्या क्लासीफायर बन गया, लर्न क्लासीफायर गिमा बन गया जो कि डॉक्यूमेंट को क्लासीफाई करता है इनटू क्लासेस के अंदर। फिर एक अननोन टेस्ट सेट आप डॉक्यूमेंट उसको देते हो, उस क्लासीफायर को आपको बता देता है कि ये क्या लाइक्लीहुड है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये क्लास मेल से बिलोंग कर रहा है या क्लास फीमेल से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, आगे बाकी जाने से पहले मेरा ख्याल है मैं डायरेक्टली मूव करती हूँ एग्जाम्पल की तरफ। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सामने हो तो लर्न करना, अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी हो जाता है। अच्छा, नाइबेस जो है वो वर्क करता है किस तरह से कि अगर आपके पास एक पूरा डॉक्यूमेंट है, जस्ट लाइक एक आपके सामने है, तो उसमें ये कि हर एक वर्ड को हम एज अ फीचर सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। कि अगर आप एक बुक आप दे रहे हैं या आप एक 2-3 पेजेस का दे रहे हैं, तो उसमें भी ठीक ठाक 2-3 thousand वर्ड्स होंगे, तो हर एक वर्ड को आप प्रोसेस नहीं कर सकते, बल्कि उसमें से कुछ वर्ड्स की बात ही मैं करूँगी या फीचर्स का वर्ड मैं यूज़ करूँगी, कुछ फीचर्स रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे यहाँ पे, और उन फीचर्स की बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि इसका सेंटिमेंट क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, कुछ जैसे कहते हैं ना कि मोटे मोटे वर्ड उसमें से डिक्शनरी के निकाल दिए, तो वो हम चूज करेंगे रैंडमली, या अगर आप हैंड कोडेड की बजाय आप चाह रहे हैं कि आपका क्लासीफाई खुद से करे, तो वो खुद से रैंडमली कुछ फीचर्स उसमें से सिलेक्ट कर लेगा, और उसकी बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करेगा, फर्दर डिसीजन मेकिंग होगी। ठीक है, एक दफा वो रैंडम फीचर्स निकाल लिए, उसके बाद क्या होता है कि उसमें उसका काउंट लिखा जाता है कि कितनी दफा वो काउंट, वो बार बार वर्ड वो यहाँ पे यूज हो रहा है, तो काउंट जो है वो इस तरह से अलग से लिख लिया जाता है, फ्रीक्वेंसीज को बोला जाता है। स्पेसिफिक वर्ड्स लिख लिए जो फीचर्स चूज किए पूरे टेक्स्ट के अंदर में से, डॉक्यूमेंट के अंदर में से, और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, पूरे टेक्स्ट में वो वर्ड कितनी दफा कर हो रहा है, ग्रेट है, लव है, रेकमेंड है, लव है, हैप्पी है। फ्रीक्वेंसी इन वर्ड्स की ज्यादा होगी तो इट मीन्स कि पॉजिटिव की तरफ ज्यादा जा रहा है, और अगर नेगेटिव वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इट मीन्स कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जो है इस डॉक्यूमेंट का वो नेगेटिव सेंटीमेंट की तरफ जा रहा है। तो जस्ट लाइक कि हमारे पास एक अननोन डॉक्यूमेंट है, हमारे पास कुछ क्लासेस हैं, मशीन लर्निंग का है, जनरली एक एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, गार्बेज कलेक्शन की, प्लानिंग की, या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, 5 क्लासेस हैं। हम चाह रहे हैं कि हमें इस न्यू डॉक्यूमेंट के जो वर्ड्स हैं नीचे, पार्सर, लैंग्वेज लेबल, ट्रांसलेशन, इसको मैच करें हर एक क्लास के सैंपल्स के साथ, और उसके बाद ये डिसाइड करें कि ये किस क्लास में जाएगा। ठीक है जी, अगेन एग्जांपल मैं रिपीट कर देती हूँ। मल्टी क्लास है, 5 क्लासेस है, C1 to C5 तक। एक अननोन डॉक्यूमेंट है, हम चाह रहे हैं कि इसको ऑटोमेटिकली क्लासीफाई करें किसी एक कैटेगरी के अंदर। उसके जो वर्ड्स हैं उनको हम मैच करेंगे हर एक क्लास के वर्ड्स के साथ, फीचर्स के साथ। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी नाइवेज में होता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी या सिमिलरिटी ज़्यादा आएगी वो उस क्लास में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, अब नाइवेज की स्पेसिफिक एग्जांपल ले तो वो किस तरह से वर्क करता है कि उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करना होता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट किया जाता है कि ज़्यादा सिमिलैरिटी किसके साथ आ रही है, तो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। 2 तरह की प्रोबेबिलिटीज इसमें आ जाती है। प्रायर प्रोबेबिलिटी कि जो टोटल सैंपल है 2 क्लासेस के साथ, टोटल नंबर ऑफ सी क्लास डिवाइडेड बाय एन नंबर, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट। और एक होती है प्रायर प्रोबेबिलिटी के बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, स्पेसिफिक वर्ड्स की। एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे एक वर्किंग एग्जांपल है जिसमें हमारे पास ट्रेनिंग सैंपल्स हैं, 4 सैंपल्स हैं, 4 डॉक्यूमेंट हैं। डॉक्यूमेंट 1 में जो वर्ड्स आ रहे हैं, फीचर्स जो सिलेक्ट किए हैं, चाइनीज, बीजिंग चाइनीज है। डॉक्यूमेंट 2 में कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट 3 में, डॉक्यूमेंट 4 में। ये 4 ट्रेनिंग सैंपल्स हैं, और क्लासेस 2 क्लासेस हैं हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए, चाइनीज क्लास और जापानीज क्लास। ठीक है, ये ट्रेनिंग में ऑलरेडी ये लेबल्ड है, मौजूद है। अब इसकी बेसिस पे हमने एक मॉडल ट्रेन करना है, और उसको फिर ये टेस्ट सेट ये देना है, अननोन देना है, और उसके बाद वो खुद से हमें डिसाइड करके बताएगा कि ये सी क्लास में जाएगा या जे क्लास में जाएगा। बात समझ आ रही है अभी तक? मुझे लग रहा है सारे म्यूट करके सोने चले गए हुए हैं। जी मैम। बाकियों को भी आ रही है?
यस मैम। मैम। ओके, सो नाइबेस जो है वो उसको हम कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी वर्किंग देख रहे हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है। उसमें ये ट्रेनिंग सैंपल, 4 ट्रेनिंग सैंपल्स हैं जिसमें कुछ फीचर सिलेक्ट हुए हैं। सारे का सारा टेक्स्ट नहीं इस डॉक्यूमेंट का लिया हुआ, उसमें से कुछ फीचर्स दिए हैं और आगे लेबल मौजूद है कि किस क्लास का वो टेक्स्ट है, सी क्लास का और जे 2 क्लासेस है। ये ट्रेनिंग हम अपने नाइबेस एल्गोरिथम को देना है और उसके बाद वो हमें एक अननोन उसको टेस्ट सेट देंगे और वो उस टेस्ट सेट को उससे रिलेट करके चेक करके बताएगा कि ये सी क्लास में जाना चाहिए या जे क्लास में जाना चाहिए। तो वापस आती हूँ स्लाइड के ऊपर, यहाँ पे थे हम। अब नाइबेस जो है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन किस तरह से वर्क करता है, दो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं हम। एक होते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी कि स्पेसिफिक क्लास की अक्रेंस, जैसे सी क्लास था और जे क्लास था, और टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स, यानी कि ट्रेनिंग सैंपल अगर हमारे 4 हैं और उसमें से सी क्लास की अक्रेंस 3 है, तो प्रायर प्रोबेबिलिटी सी क्लास की आ जाएगी 3/4। और अगर हमने जे क्लास की निकालनी है तो वो कितनी होगी, तो जे क्लास में क्या होगा कि जे टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स ट्रेनिंग 4 थे और जे क्लास की एक्रेंस 1 थी, तो 1/4 प्रायर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जे क्लास की। इसके बाद सेकंड चीज होती है कि उस क्लास के अंदर जो वर्ड्स है, जैसे चाइनीज, जापानीज, टोक्यो, इस तरह के वर्ड्स है, तो उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है दोनों क्लासेस के साथ, जितने भी आपकी क्लासेस होती हैं, आइदर वो सी क्लास के साथ वर्ड की प्रोबेबिलिटी विद सी क्लास और विद जे क्लास। उसके लिए ये होता है कि स्पेसिफिक उस वर्ड का काउंट उस क्लास के अंदर डिवाइडेड बाय उस क्लास का टोटल वर्ड काउंट। ये एक फार्मूला है। क्या करते हैं हम, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ इसको। इसमें दो तरह की, एक आ जाती है प्रायर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है कि आपके पास अगर दो क्लासेस हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर सी क्लास की हम निकालते हैं तो वो आ जाएगा टोटल वर्ड काउंट ऑफ, सॉरी, टोटल अक्रेंस। प्रायर प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं तो उसमें आता है टोटल अक्रेंस ऑफ, मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, टोटल अक्रेंस ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन। एन होता है जी टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स। ठीक, ठीक है। ये जो हम दो तरह की प्रोबेबिलिटीज इसमें निकालनी होती है, प्रायर प्रोबेबिलिटी यानी कि स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की अक्रेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स। तो जो हमारी एग्जांपल है जिसको हमने लेके चलना है, उसमें देखें ये हमारे पास एक सी क्लास है और एक जे क्लास है। ठीक है, अब टोटल सैंपल्स हमारे पास कितने आएंगे, 4 ट्रेनिंग सैंपल 4 आएंगे। ठीक है, उसमें से सी क्लास की कितने हैं, 3, तो सी क्लास की प्रायर प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, उसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4। 3/4 एग्जैक्टली, 3 टाइम, और टोटल जो है डॉक्यूमेंट ट्रेनिंग सैंपल्स हैं 4। इसी तरह से अगर हम निकालना चाह रहे हैं हम प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ जे क्लास, तो वो कितनी आ जाएगी कि उसकी अक्रेंस 1/4। 1 है। ठीक है, टोटल ट्रेनिंग सैंपल हमारे 4 थे, उनमें से जे क्लास 1 टाइम आ रहा है, तो जे क्लास की अक्रेंस आ जाएगी, प्रायर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। ये कैलकुलेट हमने कर लिया सिंपल इसके साथ।
दूसरी चीज आ जाती है इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कि उस स्पेसिफिक क्लास के अंदर जो वर्ड है उनका क्या काउंट है। कंडीशनल यानी कि अगर हम चाइनीज की यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सी क्लास, तो हम ओवरऑल देखेंगे कि चाइनीज जो है सी क्लास के अंदर कितनी दफा आया है। तो चाइनीज सी क्लास में 1 टाइम आया है, चाइनीज 2, 3, 4, यानी कि ओवरऑल सी क्लास के अंदर चाइनीज का जो वर्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी आई है 4 टाइम। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो किस तरह से वर्क करता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि उस स्पेसिफिक वर्ड का काउंट उस स्पेसिफिक क्लास, जिस क्लास के हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी निकाले। जैसे हमने कहा था कि हम चाइनीज की विद रिस्पेक्ट टू सी क्लास या जे क्लास निकालना चाह रहे हैं, तो उस वर्ड चाइनीज वर्ड का टोटल काउंट उस स्पेसिफिक क्लास में डिवाइडेड बाय उस स्पेसिफिक क्लास का टोटल वर्ड काउंट, यानी कि उस क्लास में टोटल वर्ड्स कितने आ रहे हैं। तो ये तरीका होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का बाय यूजिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। अब इसमें मसला ये होता है कि अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसकी टोटल अक्रेंस जो है वो 0% है, तो वो क्या होता है कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 हो जाती है। ठीक है, क्रिएट इश्यूज इसमें ये आता है कि जस्ट लाइक अगर हमारे पास फैंटास्टिक है, तो फैंटास्टिक का हम जो है वो पॉजिटिव क्लास के साथ उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, तो फैंटास्टिक का टोटल काउंट पॉजिटिव क्लास में और टोटल वर्ड डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड काउंट ऑफ पॉजिटिव क्लास। इसी तरह से अगर हम फैंटास्टिक एक वर्ड है जिसके हम नेगेटिव क्लास के हिसाब से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, तो उसका क्या होगा कि फैंटास्टिक उस नेगेटिव क्लास में कितनी दफा आया है डिवाइडेड बाय उस नेगेटिव क्लास का वर्ड काउंट कितना है। तो ये होता है प्रायर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। अब मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो है उसमें इशू ये आता है कि अगर किसी एक क्लास के अंदर स्पेसिफिक वर्ड का काउंट 0 हो, तो वो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 पे चली जाती है, क्योंकि एट द एंड हमने फिर एक डिसीजन मेकिंग भी करनी होती है जिसमें सारी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन आ जाती है वहां पे, तो अगर कोई एक प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी तो वो ओवरऑल डिसीजन के ऊपर इफेक्ट करती है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एडवांस स्मूथिंग का, कि वही फार्मूला वही रहे, बस उसमें +1 ऊपर भी कर लें +1 नीचे भी कर लें। सो लैपलेस या एडवांस स्मूथिंग, प्रीवियस जो था वो फार्मूला था मैक्सिमम लाइक्लीहुड का, उसमें ये इशू ये आता है कि अगर कोई एक वर्ड की भी अक्रेंस 0 आ जाती है, तो ओवरऑल जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड डिसीजन मेकिंग के लिए हमने सारे वर्ड्स की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसके लिए सोल्यूशन ये लैपलेस स्मूथिंग इसको बोला जाता है, या एडवांस स्मूथिंग ये होता है कि उसी तरह फार्मूला के अंदर +1 आप वर्ड काउंट स्पेसिफिक क्लास के अंदर भी कर दें, +1 आप उस क्लास के काउंट में भी कर दें, और इसके साथ साथ एक और चीज इसमें ऐड करनी होती है +v। अब v यहाँ पे क्या है, ओवरऑल फार्मूला ये हम यूज करेंगे। अब v इस चीज का आपको पता है कि अगर स्पेसिफिक वर्ड की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं सी क्लास के हिसाब से, तो उस वर्ड का काउंट इन सी क्लास डिवाइडेड बाय उस सी क्लास का टोटल वर्ड काउंट +1 एडवांस स्मूथिंग के ऊपर ऐड किया, और उसके साथ +v फॉर्म्स है यहाँ पे। v अब क्या है, v वर्ड काउंट होता है, यूनिक वर्ड काउंट, जिसको कॉर्पोरा भी बोला जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की लैंग्वेज में, या जो मशीन लर्निंग की लैंग्वेज है इसको कॉर्पोरा बोला जाता है। कॉर्पोरा होता है जी टोटल आपके पास जितने भी जो डॉक्यूमेंट है उसके यूनिक वर्ड्स विदाउट फ्रीक्वेंसी के। जस्ट लाइक ये हमारे पास जो एग्जांपल है, तो सिर्फ ट्रेनिंग सेट में देखें इसमें यूनिक वर्ड्स कितने होंगे ओवरऑल सी और जे दोनों क्लासेस में। आप गिन के मुझे बता दें कि यहाँ पे वी की वैल्यू क्या होगी इस एग्जांपल में। मैम आपकी आवाज काफी कम आ रही है। तो आपका नाम क्या है? अदील कैसर। अदील कैसर। अदील के अलावा किसी और को आवाज मेरी कम आ रही है? जी मैम कम आ रही है आवाज। यस मैम कम आ रही है। मैं थोड़ा सा इसको और मैम ये वाला काइंडली दोबारा बता देना एक दफा, ओके, मतलब इशू रिजॉल्व थोड़ा हुआ है कि नहीं हुआ? नो मैम।
जी अदील, अब आवाज ठीक है? इशू रिजॉल्व हुआ आपका? नो मैम, थोड़ी कम सी ही है। बेहतर है, लेकिन फिर आप जब बोलती हैं तो कम हो जाती है ऐसा ऐसा। ये सही है। जी, आवाज का इशू रिजॉल्व हुआ? अदिल कैसा है? मैम बेहतर है पहले से। चले, अच्छा है। ठीक है, वापस हम आते हैं कॉर्पोरा। जो हमारा एडवांस स्मूथिंग में हमने देखा था कि इशू जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड था उसमें ये आ रहा था कि अगर किसी एक वर्ड की अक्रेंस 0 हो जाती है तो वो ओवरऑल हमारी डिसीजन मेकिंग के ऊपर इफेक्ट करेगा, वो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी उसकी 0 हो जाएगी। तो उसके लिए जी जफर हैदर, एनी इशू? नो मैम, ठीक है। ठीक है। अब और इसके अलावा और किसी का हैंड रेज? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हम एडवांस स्मूथिंग करते हैं उस जीरो प्रोबेबिलिटी, जीरो अक्रेंस के इशू को रिजॉल्व करने के लिए कि हम मैक्सिमम जो काउंट है उसमें +1 कर देते हैं। प्लस हम ये करते हैं कि ऐड नीचे कर देते हैं +1 की बजाय कॉर्पोरा को। कॉर्पोरा क्या होता है? वी। ये होता है कि जो ट्रेनिंग सेट के सैंपल्स हैं, ओवरऑल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें जो यूनिक वर्ड्स होते हैं वो टोटल काउंट वी आ जाता है। जस्ट लाइक ये एग्जांपल है जो चाइनीज वाली हम कर रहे हैं, जापानीज एंड चाइनीज वाली। अब इसमें मुझे बताएं कि टोटल कॉर्पोरा यूनिक वर्ड्स कितने हैं इस पूरे 4 ट्रेनिंग सैंपल्स के अंदर? मैम यूनिक 6। चाइनीज 1 टाइम, बीजिंग 1 टाइम, शंघाई 3, मकाओ 4, टोक्यो 5 एंड जापान 6। तो ये टोटल वी जो है वो यूनिक वर्ड्स पूरे ट्रेनिंग सैंपल के अंदर 6 आ गए। तो अब मेरा ख्याल है कि हम रेडी हैं, हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ कंटिन्यू करें। यहीं पे मैं कर देती हूँ, और ये ऑलमोस्ट हुआ हुआ है, इसमें कंप्लीट है। सो प्रायर प्रोबेबिलिटी सबसे पहले निकालनी होती है, जो कि जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है विद रिस्पेक्ट टू टोटल ट्रेनिंग सैंपल्स के। और उसका फार्मूला हमें पता है कि अगर हमने सी का निकालना है तो सी का टोटल काउंट डिवाइडेड बाय टोटल ट्रेनिंग सैंपल्स। तो अगर हम सी की प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सी के टोटल अक्रेंस है 1, 2 एंड 3 टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल हैं 4। ठीक। नेक्स्ट अगर हमने जे का निकालना है तो जे का टोटल काउंट कितना है, अक्रेंस आ रही है उसकी 1, डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड काउंट, टोटल जो सैंपल्स हैं वो कितने हैं 4, तो 1/4। प्रायर प्रोबेबिलिटीज दोनों क्लासेस की निकल गई। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये जो फीचर्स हैं इनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है हर एक फीचर की विद रिस्पेक्ट टू सी क्लास एंड विद रिस्पेक्ट टू जे क्लास। और उसके बाद फिर हम देखेंगे किस टेस्ट सेट का क्या करना है कि किस तरह से इन दोनों में से किसी एक क्लास में जाएगा। तो सबसे पहला जो ट्रेनिंग सैंपल था उसके अंदर वर्ड है चाइनीज। हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। हमने 6 यूनिक वर्ड से हम उन 6 का भी निकाल सकते हैं, या आप इसको शॉर्ट इस तरह से कर सकते हैं कि आपके टेस्ट सेट के अंदर जितने वर्ड्स हैं सिर्फ उनका निकाल लें, बजाय इसके कि 6 की आप सी क्लास के साथ प्रोबेबिलिटी निकालें और 6 वर्ड्स की आप जे क्लास के साथ प्रोबेबिलिटी निकालें। इसके बजाय एक शॉर्ट फॉर्म ये हो सकती है
कि टेस्ट सेट में देखिए जितने वर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि डिसीजन तो हमने इन टेस्ट सेट के साथ ही करना है, इन फीचर्स को ही डिसाइड करना है इनकी बेस के ऊपर। तो आप टेस्ट सेट को लें, उनके फीचर्स को देखिए एंड देन उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली जाए। जस्ट लाइक चाइनीज है टोक्यो एंड जापान, उसकी प्रोबेबिलिटी विद सी क्लास के साथ और उसकी प्रोबेबिलिटी विद जे क्लास के साथ बता दी जाए। ठीक है जी। सो यहाँ पे चाइनीज की सी क्लास के साथ मैं निकालती हूँ। चाइनीज की टोटल अक्रेंस सी क्लास में कितनी आ रही है? चाइनीज 1 टाइम 2 3 4 5, यानी कि सी क्लास में चाइनीज आ रहा है 5 टाइम प्लस एडवांस स्मूथिंग का 1 डिवाइडेड बाय सी क्लास का टोटल काउंट। सी क्लास के टोटल वर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस ये 6 जो है ये वर्ड फॉर्म जो यूनिक वर्ड्स थे। टोटल जो है वो सी चाइनीज क्लास की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/7। मैम 6 कैसे है बताइए? ये 6 आपने मुझे बताया था कि यूनिक वर्ड्स होते हैं वी फॉर्म्स, ये वाला फॉर्मूले के अंदर। तो ये यूनिक वर्ड सारे के सारे जितने भी ट्रेनिंग सैंपल्स के अंदर होंगे, 4 के 4 ट्रेनिंग सैंपल में यूनिक वर्ड्स, इसको कॉर्पोरा बोला जाता है। ये 6 वहां से आया। इज दैट ओके? कोई और क्वेश्चन? ओके मैम। ओके, उसके बाद टोक्यो की सी क्लास के हिसाब से देख लेते हैं। इसको जरा मैप करें। जी, सो टोक्यो के सी क्लास के साथ आप देखिए कि टोक्यो सी क्लास में एक दफा भी नहीं आया, तो उसकी टोटल अक्रेंस 0। अगर तो हम इसको मैक्सिमम लाइक्लीहुड के फॉर्मूला के साथ कर रहे होते तो इसमें इशू क्या आना था? तो वो 0 अक्रेंस की वजह से ओवरऑल आंसर 0 होना था, और एट द एंड जब हमने उसको यहाँ पे टेस्ट सेट के लिए यूज करना था तो उसने इस पूरे के पूरे मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस में सबको 0 कर देना था। ठीक है। सो अब इसके लिए हमने क्या देखा था कि लैपलेस स्मूथिंग के लिए एड 1 यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैम 8। ये 8 क्या था? एक दफा बताना 8 क्या था? 8 क्या है? ये फॉर्मूला में काउंट ऑफ सी, सी लैंग्वेज के टोटल सी वर्ड टोटल जो फ्रीक्वेंसी विदाउट मल्टीप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, सी लैंग्वेज के टोटल वर्ड काउंट 3 3 6 और 2 ओके 8। ठीक है, प्लस सी। अब ये हो गया टोक्यो का विद सी क्लास, और उसके बाद जापान का है विद सी क्लास, ये भी देखिए। ठीक है, सो चाइनीज का जे क्लास के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाली। अब यहाँ पे मेरा ख्याल है काफी इंटेलिजेंट आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि चाइनीज जो है वो जे क्लास में एक दफा आया है, तो 1 प्लस एडवांस स्मूथिंग का 1 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे क्या है? जी 3 यहाँ पे जे क्या क्लास है? में टोटल टोटल वर्ड काउंट है जी यस, क्लास वेरी का। गुड। जे क्लास के अंदर टोटल वर्ड काउंट 3 है, प्लस 6 क्या है?
टोटल ओवरऑल वर्ड काउंट। ओवरऑल जो Unique ट्रेनिंग word. सैंपल थे जो उसमें यूनिक वर्ड जो है वो 6 वो आ गए। सो ये आपका कैलकुलेट हो गया। लाइकवाइज हम टोक्यो का भी कर सकते हैं एंड देन जापान का भी विद रिस्पेक्ट टू जे क्लास। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबकी निकाल ली। जितने भी फीचर्स आ रहे थे टेस्ट सेट के अंदर हमने सबका नहीं निकाला, हमने लेंथी नहीं किया उस प्रोसेस को, हमने शॉर्ट किया कि टेस्ट सेट के अंदर जितने फीचर आ रहे हैं उनके दोनों क्लासेस के हिसाब से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब क्या करना है, अब करना है डिसीजन मेकिंग, चूजिंग क्लास कि जो D5 है हमारा डॉक्यूमेंट 5 है ये किस क्लास में जाएगा, ये C क्लास में जाएगा या J क्लास में जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमने C क्लास के हिसाब से उसके कैलकुलेट कर लेते हैं ओवरऑल प्रोबेबिलिटी। तो C क्लास की प्रायर प्रोबेबिलिटी 3/4 मल्टीप्लाइड बाय चाइनीज की C क्लास से प्रोबेबिलिटी जो आई है 3/7 वन टाइम, फिर चाइनीज मल्टीप्लाइड बाय 3/7, फिर चाइनीज 3/7 एंड देन टोक्यो की C क्लास के हिसाब से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1/14 मल्टीप्लाइड बाय जापान की C क्लास के हिसाब से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1/4। उसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक टोटल सम ये आ जाएगा 0.0003 का। देख लें इसको। डॉक्यूमेंट 5 को हम करना चाह रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी C क्लास के साथ चेक करना चाह रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट 5 में सबसे पहले तो C क्लास की प्रायर प्रोबेबिलिटी 3/4 जो हम पहले से निकाल चुके थे। उसके बाद चाइनीज की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद C क्लास जो कि है 3/7, फिर चाइनीज है फिर 3/7 एंड फिर चाइनीज 3/7 3 टाइम। उसके बाद टोक्यो की विद रिस्पेक्ट टू C क्लास की जो प्रोबेबिलिटी थी 1/14 एंड जापान की 1/14 विद C क्लास। सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके हमारे पास एक वैल्यू आई 0.0003। इसी तरह से अब J क्लास के साथ करेंगे, जरा करके दिखाएं हम मुझे कि क्या आता है, उसकी ओवरऑल वैल्यू सम क्या आता है। सेम पैटर्न पे यहाँ पे जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है वो J क्लास की लिख लेंगे 1/4 मल्टीप्लाइड बाय चाइनीज की J क्लास की प्रोबेबिलिटी 2/9 3 टाइम मल्टीप्लाइड बाय टोक्यो की J क्लास के साथ 2/9 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय जापान विद J क्लास 2/9। जरा करके सम तो मुझे बताए कि क्या आंसर आता है। मैम 0.002 से जी बाकी कोई और भी बता दें, 2-4 लोग बता दें मुझे ताकि उस हिसाब से फिर देख लें अगर किसी का डिफरेंट आ रहा है तो। 0.001 0001। ओके, एनीवन एल्स? 0.0001. ओके ठीक है। यस मैम यही है। ठीक, तो इस बेसिस के ऊपर डिसीजन हो जाएगा कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी आ रही है। C क्लास है और J क्लास है, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जिसके साथ आएगा वो हम असाइन कर देंगे यहाँ पे। सो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.0003 की C क्लास की। सो हम अपने टेस्ट सेट को, हमारे जो क्लासीफायर है वो यहाँ पे इसको असाइन कर देगा C क्लास। ये था ओवरऑल प्रोसीजर के नाइव बेस्ड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अदरवाइज फिर हम कंटिन्यू करें किसी और एग्जांपल की तरफ। नो मैम क्लियर है। That's good. ठीक है मैम। अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं, आपके अटेंडेंस मार्क कर इसको लेते हैं, ले ला उसके बाद फिर डाउनलोड हम कर ली और हुई है। example एक करते मिनट हैं। बस अद्धी वेख ली है ना, अद्धी बोल वेख लो तो बैग का। ओके, अटेंडेंस आपकी मार्क कर लेते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम किसी और एग्जांपल के ऊपर नाइव बेस की इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं। ठीक है मैम। ओके जी, मेरा तो ख्याल था कि मैं लास्ट ट्यूसडे सबको प्रेजेंट कर दूंगी, लेकिन आप लोगों ने तो लेक्चर सुना ही नहीं है, तो मेरा ख्याल है सबका एब्सेंट कर देती हूँ लास्ट ट्यूसडे का। क्योंकि ये दो लास्ट वीक था हमारा मिड का वीक, उसके बाद ट्यूसडे
फोर्थ मई वाला जो है वो सबको एब्सेंट कर देती हूँ क्योंकि किसी ने भी लेक्चर सत्य की जरूरत नहीं की। नो मैम लग कर लिया था। आज का मैम 6 हमने मई का लिया था अटेंडेंस मार्क करवा लें। ओके, उजैर अहमद बेग, उजैर अहमद बेग, शराज यूसुफ, मैम अफाक इजाज, मोहसिन हंजला, प्रेजेंट मैम। समर कयूम, प्रेजेंट मैम। साकिब अली, प्रेजेंट मैम। अब्दुल्ला इफ्तिहार, अब्दुल्ला इफ्तिहार रोल नंबर 10, मुबाजिर अली, प्रेजेंट। अदील कैसर, प्रेजेंट। लाइबा, मोहम्मद फैजान, मैम लाइबा प्रेजेंट। ओके, मोहम्मद फैजान, फजाइल हैदर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट मैम। मुजीबुर रहमान, शारेज वली, यस मैम। मोहम्मद जफर हैदर भट्ट, अब्दुल्ला प्रेजेंट अमजद, मैम। कौन प्रेजेंट? अब्दुल्ला अमजद प्रेजेंट है जफर या जफर जफर ओके, अब्दुल्ला अमजद, मोहम्मद उमर सजाद, प्रेजेंट मैम। अब्दुल्ला तलहा, मोहम्मद हमजा अब्बास, यस मैम। समी असगर मिनहास, निशान लियाकत, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद वलीद भट्ट, मोहम्मद अब्दुल रहमान, यस मैम। प्रेजेंट। मोहम्मद वासिफ अंसर, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। बुरहान अली, प्रेजेंट मैम। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट मैम। अफाक तारिक, प्रेजेंट मैम। अब्दुल अफाक बासित, इजाज। ओके, अब्दुल प्रेजेंट मैम। बासित, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हसन, यस मैम। साद अहमद, प्रेजेंट मैम। जियाद बिन अमीन, प्रेजेंट मैम। अमार अहमद, प्रेजेंट मैम। अजीम सुल्तान, राना अब्दुल बासित हसन, प्रेजेंट मैम। मुफीजा अमजद, प्रेजेंट मैम। दानियल हसबत, सुभान भट्ट, प्रेजेंट मैम। माहा आरिफ, हमजा असलम, राहा अंसर, प्रेजेंट। मायरा मंशा, प्रेजेंट जिशान मैम। जिशान अनवर, प्रेजेंट मैम। ओके, ऑलराइट, ठीक है। अटेंडेंस इसकी पूरी हो रह गई हो। मैम मेरी अटेंडेंस रह गई है। तो आपका नाम क्या है? मैम अफाक इजाज। बाकी क्या? यस मैम। हो गया मार्क आपका। अच्छा, अब मैं आपको ये है कि कोई एग्जांपल है क्यों दे देती हूँ, सैंपल एग्जांपल, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर लें। इश्यूज जो है आपके अगर हुए तो आप डिस्कस कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम। मैं कोई एग्जांपल देख के ना सर्च करके आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है जी, एक एग्जांपल है स्क्रीन पे शेयर हो रही है, स्क्रीनशॉट इसका ले लें या लिख लें इसको। यहाँ पे हमारे पास 8 ट्रेनिंग सैंपल्स हैं।
8 ट्रेनिंग सैंपल्स हैं। फर्स्ट फीचर है आउटलुक का, सेकंड टेम्परेचर का एंड थर्ड ह्यूमिडिटी का। 3 फीचर्स हैं और उनकी कुछ वैल्यूज हैं हर एक की। क्लासेस 2 ही हैं कि आउटडोर प्ले गोल्फ जो है वो यस क्लास और नो क्लास है। 7 ट्रेनिंग सैंपल्स हैं और 8 जो है वो टेस्ट सैंपल है। इस 7 की बेसिस के ऊपर आपने मॉडल को ट्रेन करना है, प्रायर प्रोबेबिलिटी या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबकी निकालनी है एंड फाइनली जो 8th वन टेस्ट सेट है उसको क्लासिफाई करना है इनटू any of the class by using the previous knowledge, probability knowledge in yes class or in no class. एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर लें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। फर्स्ट टोटल 7 ट्रेनिंग सैंपल्स हैं एंड 8 जो है वो आपका आ जाएगा टेस्ट सेट। 2 क्लासेस हैं यस एंड नो। सबसे पहले तो यस एंड नो की प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो यस की कितनी निकलेगी 1 2 3 4 4/7 एंड नो की निकलेगी 3/7। उसके बाद देखिए कि हमारे ट्रेनिंग सेट में सनी आउटलुक के लिए, टेम्परेचर के लिए माइल्ड एंड ह्यूमिडिटी के लिए हाई, इन तीनों वर्ड्स की यस क्लास एंड नो क्लास दोनों के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालें उसी पैटर्न पे जैसे हमने वो चाइनीज जापानीज वाली एग्जांपल देखी है। एंड देन फाइनली डिसाइड कर लें जिसकी कंडीशनल की बेसिस के ऊपर जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आएगी उसको उस क्लास को साइन कर दें इस टेस्ट सेट को। इसकी प्रैक्टिस कर लें क्योंकि क्विज आपके इसी तरह के होंगे या पेपर के एग्जाम्पल जो है वो इसी तरह की होगी। किस तरह आपको कोई सैम्पल टेस्ट सेट ट्रेनिंग सेट दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि अननोन टेस्ट सेट है, इसको ट्रेन करके बताएं, पेपर वर्क करके बताएं कि किस क्लास में जाएगा। जब तक आपका हैंड्स ऑन इसके अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि इसकी वर्किंग कैसे है तब तक आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो ये कर लें जितनी जल्दी हो सकता है ताकि इसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन पाइथन इम्प्लीमेंटेशन पे आएँ, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ डेटा को विजुलाइज करवाना या हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शन उसके देख रहे हैं। एक्चुअल काम डेटा साइंस के अंदर डिसीजन मेकिंग का होता है कि वो उस डेटा सेट को लेके इस तरह की कोई क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम अप्लाई किया जाए ताकि वो हमें कोई डिसीजन दे सके जिसको हम फर्दर एक्सप्लेन कर सकें। प्रीवियसली हम अब ये देखिए कि डेटा एंड इसकी टाइप्स कुछ देखी थी। आपको याद है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड देन क्वालिटेटिव था उसमें नॉमिनल टाइप आ जाती थी, यहाँ पे ऑर्डिनल आ गई थी। और अगर वो क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव में आ जाता था डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस है तो वो इंटरवल या रेशो बेस्ड। तो अब ये देखें कि ये डेटा किस कैटेगरी में लाई करेगा। मेरा ख्याल है वो लेक्चर तो आपने सुना ही होगा, ऐसी बात है कि नहीं है? यस मैम, वो तो एआई नहीं थी, वो एआई भी थी, आप एआई भी पढ़ रहे हो, आप मशीन ये भी पढ़ रहे हो, डेटा साइंस भी पढ़ रहे हो। डेटा साइंस में भी हम आपको मैं दोबारा से दिखाऊं? नहीं नहीं मैम, आता है अभी कल पढ़ा। याददाश्त वापस आई है कि नहीं आई? नहीं नहीं पता है मुझे मैम, ये कल ही थी। देखिए सुपरवाइज लर्निंग जब मिड से पहले की बात है, मिड में ये क्वेश्चन भी आपको आया हुआ है। ठीक है, मिड से पहले की बात है, आपसे कहा गया था कि जी हम काफ़ी पीछे हैं, तो ये इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग वाला टॉपिक मैंने वर्बली करवा दिया था और ये लिंक दे दिया था 14-15 मिनट का। अच्छा, अब देखिए कि ये जो डेटा सेट यूज हो रहा है इस एग्जांपल में, जो आपको प्रैक्टिस एग्जांपल मैंने दी है, तो आउटलुक में देखें सनी, रेन, ओवरकास्ट, ये किस कैटेगरी में लाई करेगा? ये अगर हॉट एंड माइल्ड, कूल्ड, ये किस कैटेगरी में आएगा? और अगर ह्यूमिडिटी है नॉर्मल हाई है तो ये किस कैटेगरी में आएगा? कौन सी टाइप इसकी आएगी? आउटलुक है सनी, रेन, ओवरकास्ट। सिंपल इसको लेबल किया गया है, कोई इसमें ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये कहाँ पे जाएगा? मैम नॉमिनल डेटा। मैं मेरा ख्याल है वो डेटा सेट भी खोल लूँ ताकि बाकियों को लिए आसानी हो जाए। जी, डेटा या क्वांटिटेटिव हो सकता है या क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में नॉमिनल और ऑर्डिनल हो सकता है, क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। अब देखिए सनी, ओवरकास्ट आउटलुक पे जो है और इसके बाद क्लाउडी था, सिंपल नेम्स असाइन किए गए हैं तो वो क्वालिटेटिव होगा एंड देन नॉमिनल फॉर्म में आएगा। उसके बाद जो टेम्परेचर था, माइल्ड था, कूल था, हॉट था, एक ऑर्डर उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट मीन्स को क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल होगा। और जो तीसरा था डेटा सेट, ह्यूमिडिटी का नॉर्मल और हाई, ठीक है,
तो इसको भी आप ऑर्डिनल में भी कर सकते हैं या इसको बाइनरी टू वैल्यूज में भी कर सकते हैं। इसको ऑर्डिनल आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप ह्यूमिडिटी को नॉर्मल एंड हाई ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, इसको आप ऑर्डिनल टाइप में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। सो जो डाटा था वो किस तरह से रिलेट करता है, अब पिक्सल जो है वो आपके कनेक्ट हो रहे हैं, पीसेस कनेक्ट हो रहे हैं। पहले हमने डाटा देखा था कि रैंडम फॉर्म में कैसे होता है, पाइथन को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि डाटा के ऊपर मैथमेटिकल फंक्शंस हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वेक्टर्स के थ्रू। अब उसके बाद हमने डाटा टाइप सीखी थी कि इंटीजर या फ्लोट या करैक्टर या स्ट्रिंग के अलावा भी कुछ डाटा टाइप्स होती हैं। और अब हम मजीद ग्रो कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इस तरह का डाटा होता है जिसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। अब इसके ऊपर अब प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ भी देखिए 2-3 लेक्चर्स के बाद वो डाटा साइंस के कोर्स आउटलाइन का भी पार्ट है। प्रोबेबिलिटी हमारे नाइबेज एल्गोरिथम के अंदर भी आ गई। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम इन डेटा के ऊपर अप्लाई करके तो फिर हम कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो साथ साथ चीज़ें लर्न करते जाए, आपके लिए भी आसानी होगी और मेरे लिए भी, कि मैं टाइमली इस चीज़ को कवर करवा सकूँ। रिटर्न एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस एग्जाम्पल है, आप लोग कर लें। अगर कोई इशू हुआ तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा, एक